जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 14 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप जाकर ज़रूर देखिए। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z14 कहाँ स्थित होगा। उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। देखिए, इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ये कि Z14 यानी परमाणु क्रमांक, हमें परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 14। ठीक है, परमाणु क्रमांक 14 के लिए हमें पूछा है, तो इसका आंसर हमें क्या देना है, आवर्त और वर्ग के पदों में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आवर्त सारणी ला रखी है। आवर्त देखिए आप, आवर्त हमारे ये वाले होते हैं। ये फर्स्ट आवर्त है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। ठीक है, तो ये वाले हमारे आवर्त होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व ये रहा, सिलिकॉन। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है आवर्त और वर्ग में। तो आवर्त में इसकी पोजीशन कौन सी है, ये है, ये वाला पहला आवर्त हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये है तीसरे आवर्त में। ये कौन से आवर्त में है, तीसरे आवर्त में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हमें वर्ग में इसकी पोजीशन बतानी है। तो वर्ग कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके ये 18 तक के वर्ग दिए हुए हैं यहाँ। तो ये वाला वर्ग कौन सा है, 14वां वर्ग। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 14वां वर्ग। ठीक, तो ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व होता है। इसी में दूसरा पार्ट है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। ठीक है, तीसरे आवर्त यानी ये वाले आवर्त की बात की जा रही है। ठीक, और 17वें वर्ग में ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। ठीक है, तो 17वें वर्ग में और ये तीसरे आवर्त में क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले इस पार्ट का क्या हल होगा, क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, बिकॉज अभी लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको पहले से लिख रखा है, यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ठीक, इसका आंसर देखिए क्या होता है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। देखिए, आप जानते भी होंगे वर्ग 1 और वर्ग 2, इनके बारे में आप जानते होंगे। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये NS1 में जाता है और ये NS2 में। तो सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन NS1 और NS2 में जाते हैं। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं और इनकी जो संयोजी कक्षा होती है यानी 72 कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इस वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुण सेम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने के क्रम में कोषों की संख्या बढ़ती है। जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। ठीक, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसमें हमें कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के रहते कहाँ पर हैं, इलेक्ट्रॉन कोषों में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, आवर्त। आवर्त में बताना है कि परमाणु त्रिज्या किस तरह से परिवर्तित होती है। तो देखिए आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या साधारणतः क्षार धातु से हैलोजन तक घटती जाती है, यानी हम बाएं से दाएं जाएंगे, या आप इसे कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट, तो परमाणु त्रिज्या का मान हल्का सा घटता हुआ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश एक्टिव हो जाता है और ये बढ़ता जाता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये रहा नाभिक और इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाभिकीय आवेश के द्वारा इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया गया बल जो होता है, आकर्षण बल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है। ठीक है, इससे भी मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए धनायन मतलब ऐसा परमाणु जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया हो और वो हो जाता है धनायन में। देखिए कोई भी परमाणु जो होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। अब ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोई भी परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक, अब इस परमाणु को अगर धनायन करना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक आध इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ये बनेगा क्या, धनायन। ठीक है, अब जब ये धनायन बन चुका है तो जनक परमाणु क्या होगा, जनक परमाणु वही है जो उदासीन परमाणु को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। यहाँ पे मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो ये क्या कहलाएगा, एक जनक परमाणु या उदासीन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये उदासीन परमाणु है। अब अगर यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, ओनली 10। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हैं और प्रोटॉन है इसमें कितने, 11, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दी तो प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा हो गए अब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 10 हुए लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, धनायन। ठीक, इसकी जो त्रिज्या होती है, परमाणुओं की त्रिज्या जो होती है, ये कम होती है जनक परमाणु से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, देखिए एक सर्कल लेता हूँ मैं। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये हमें परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्योंकि M+ में नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, अतः त्रिज्या कम हो जाती है। नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेगा और परमाणु संकुचित होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या जो होगी वो कम होती है धनायन की जनक परमाणु से। लेकिन दूसरा क्या है, ऋणायन। ऋणायन की परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है जनक परमाणु से। क्यों, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाता है जिससे नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। विलगित गैसीय परमाणु का अभिप्राय है किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में अन्य परमाणु से स्वतंत्र है। देखिए जब भी कोई गैसीय परमाणु होता है तो उसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वो अंतराण्विक बल उनमें कम रहता है। ठीक है, तो हर परमाणु अलग अलग होता है। अब जब वो अलग अलग है तो उसमें से हमें क्या अलग करने के लिए, उसमें परमाणु को अलग करने के लिए कोई अन्य एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अन्य परमाणु की उपस्थिति से प्रभावित होता ही नहीं, क्योंकि वो सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं गैसीय परमाणु। ठीक है, तो आद्य अवस्थाओं का अभिप्राय क्या है, संभव न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है, इनका प्रयोग तुलना के लिए करते हैं। ठीक है, आद्य अवस्था का अभिप्राय क्या है, संभव न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से है। ठीक है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सिर्फ तुलना करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। तो देखिए मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए आप, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक,
मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, तो अब इसकी प्राथमिक आयनन एनर्जी या एंथैल्पी क्या होगी? सोडियम की कम रहेगी और मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन को देखिए, जब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल है, तो ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, स्थायी। ठीक, इसलिए सोडियम की कम और मैग्नीशियम की ज़्यादा आयनन एंथैल्पी है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने को। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है या एनर्जी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये स्थायी हो जाता है। सोडियम जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जस्ट देखिए, अब ये क्या थी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। ठीक, नेक्स्ट आयनन एंथैल्पी में देखिए, जब हम यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, ठीक है, तो ये सोडियम प्लस हो गया, यानी कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ओनली 10। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखिए आप, p में 3 डिब्बे होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरिए, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे दोनों में आ जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ सोडियम स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सोडियम स्थायी हो जाएगा और इधर मैग्नीशियम में अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होगा। और यहाँ जो s उपकोष है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या कम ऊर्जा में निकाल सकते हैं। और जब ये सोडियम स्थायी हो जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर नियॉन के समान एक बहुत स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए सोडियम प्लस आयन से Mg+ की तुलना में इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण से सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी Mg की तुलना में अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, आप क्या सोचते हैं कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान या धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होती है या होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, इस उत्तर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। वो एग्जाम्पल किसका लिया है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन से संबंधित। ठीक है, ऑक्सीजन से मैंने यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की है, ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन की जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो धनात्मक होती है, जबकि O- आयन में O के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती, क्योंकि यहाँ रिपल्सन होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का विरोध करना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है? ठीक है, इसमें मूल अंतर देखिए, मैंने यहाँ पे अंतर को कॉपी कर रखा है। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3.0 है, सभी नाइट्रोजन यौगिकों में क्या यह 3.0 ही रहेगी? देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न? आप क्या मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन विन्यास समस्थानिकों का समान होता है, अतः किसी भी तत्व के 2 समस्थानिक की प्रथम आयनन एंथैल्पी सेम होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान लगभग 0 क्यों होता है? या आप जितने भी कहेंगे क्षारीय जो तत्व होते हैं, ठीक है, क्षारीय तत्व जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 क्यों होती है? ठीक है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझाया है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं अक्रिय गैस हीलियम से इसकी तुलना करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, हीलियम और 2s2। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए आप यहाँ पे जो S2 जो है ना, इसमें दोनों में इस डिब्बे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस डिब्बे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये फुल फिल है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये अत्यधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है,
अतः पूर्ण भरे कक्षक NH2 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम व आयनन एंथैल्पी का मान कम होने की वजह से ये बेरिलियम व मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लगभग शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी O से ज़्यादा होती है क्यों। ठीक है, इसको मैंने समझाया है, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी O से ज़्यादा होती है। अब इससे पहले आप आयनन एंथैल्पी को समझिए। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्रिया में जितनी एनर्जी लगती है ना, या निकलने में ऊर्जा की जो माप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना की जा रही है, नाइट्रोजन का जो परमाणु है इसमें से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए p उपकक्ष में ये क्या है, अर्धपूरित है। अर्धपूरित है इसका मतलब ये क्या होगा, अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई परमाणु अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ हो या उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो ये क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन स्थायी हो जाता है और ऑक्सीजन अस्थायी होता है। ठीक, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी रूप से जम गए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी यानी आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक लगेगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी O की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट। मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों की परिभाषा लिख रखी है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका कितना आवेश है वो क्या होगा, उसका नाभिकीय आवेश। नाभिक में उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय आवेश। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश हम उसे बोलेंगे उसी परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला आकर्षण बल ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है और इसे हम जेड इफेक्ट से प्रदर्शित करते हैं। जेड इफेक्ट लोग या इसकी माप कैसे कर सकते हैं, जेड माइनस सिग्मा से, जहाँ पे ये जो सिग्मा होता है ये परिरक्षण स्थिरांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट में देखिए यहाँ जो नाभिक होता है, नाभिक में प्लस चार्ज रहता है, आपको आप जानते हैं, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ कक्षाएं होती हैं S, P, D और F। तो ये S हो गई, ये P, ये D और ये F। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, इस बल के विपरीत एक बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, या नाभिक के पास आने से रोकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कौन, S, P, D और F। तो इनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक, ये मैंने उसकी परिभाषा लिख रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।